हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू फ्री एकेडमी झुंझुनू। देखिए स्टूडेंट्स, हमने यस्टरडे क्लास में जो डिस्कस किया था पार्ट ए के क्वेश्चंस पे भी हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम पार्ट सेकंड जो है जिसमें अपन ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, जैसे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, न्यूक्लियाई, एटम्स, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेमीकंडक्टर्स, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जो पीवाईक्यू से हमने क्वेश्चन की सीरीज को पिकअप किया है, वही सीरीज आज आपके सामने डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। और इन क्वेश्चंस के मैं आपको बेसिकली कुछ हिंट देता रहता हूं हमेशा, क्वेश्चन के आंसर करने के लिए आपको अवेलेबल होंगे हमेशा ऐसे। और फिर भी कोई अगर दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को तुरंत सॉल्व करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हम आते हैं ऑप्टिक्स पे। किस पे आते हैं? ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे दोनों चैप्टर्स पे हम क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। और इन्हीं चैप्टर के साथ हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पोर्शन होता है वो भी इसी पोर्शन में वेरी कर जाता है, इन्हीं मार्क्स में रहता है। ऐसा इशू नहीं होता कि वो पहले वाले में चला। काफी बच्चे कहते हैं वो पार्ट फर्स्ट का है, नहीं, वो इसमें इसी नंबर में वो क्या कर देता है, मार्जिन सेट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन मिलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के लिए हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्टिक्स जब हम रीड करते हैं उसमें सबसे पहले कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए न्यूमेरिकल की जो फ्रेमिंग है वो बहुत अलग अलग वे में पूछी जा सकती है। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा अभी यहाँ एक्सप्लेन करने की। तो पहला जो मेरा जो एक्सप्लेनेशन आपके साथ वो क्या है, ऑप्टिक्स में पहला जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह से आएगा, जरा देखते हैं। मैंने डिजाइन किया इसको। राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फिनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन occur. Write the relation between the refractive index and the critical angle for a given pair of the optical media. मीडिया मतलब मीडियम के लिए हम जब बात करते हैं और उसका जो म्यू इक्वल 1/sin आता है, यानी कि टीआईआर को आपको डिफाइन करना है। टीआईआर क्या करना है? डिफाइन करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, केसेस बताने हैं और ये रिलेशन आपको डिटरमाइन करना है। या टीआईआर आए या टीआईआर की एप्लीकेशन आए बेटा, 101% आएगा, रोकने वाला नहीं है इस क्वेश्चन को। तो यहां से ही हमारे पास क्रिटिकल एंगल से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखिए इस बात को अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो क्या है? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन फॉर थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। यानी कि आपको फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन बताना है जब दो लेंसेज को ऐड कर देते हैं, जिसका आंसर हमारे पास होता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से लगा लीजिए बेटा, आपके बहुत अच्छे से काम आएगा। आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव थिन लेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? थिन लेंस फॉर्मूला। फाइंड द पोजीशन एंड द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट और द कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन फिगर। ये इस तरह से जो हमारे एनसीईआरटी में, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल का, वो 100% तो मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन इस तरह से एक न्यूमेरिकल भी हमारे पास आ सकता है जो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस टाइप का न्यूमेरिकल जो है आपको आना चाहिए। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेस द रेज ऑफ ए लाइट शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ड्यू टू ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, सेपरेशन द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और μ2। किसी बुक में μ1 दे रखा हो और किसी बुक में अगर n1 और n2 दे रखे हो तो बात एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। Establish the relation between the distance of the image and the radius of the curvature from the central point of the spherical surface। ये आपको क्या बताना है? जब हमारे पास इसका मतलब है आपके पास रिलेशन बिटवीन, आप जिसको बोल सकते हैं स्फेरिकल लेंस लेकर के आपको लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है।
वो वाला आपको यहां से डिटरमाइन करना है, क्योंकि दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला जब भी आप डिराइव करते हैं और लास्ट में लिखा भी हुआ है लेंस मेकर फॉर्मूला, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। देखिए जब आप लेंस लेते हैं तो इधर वाला मीडियम क्या हो गया म्यू1, ये कौन हो गया म्यू2 और ये कौन हो गया म्यू1। तो आपको ये वाली बात पता होना चाहिए, जिसका आंसर आता है वो क्या होता है 1/f इक्वल म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। वो वाला फॉर्मूला आपको यहां से डिराइव करके लाना होता है। इसी पर एक न्यूमेरिकल आना श्योर पर है, न्यूमेरिकल भी यहां से आएगा बेटा, क्या आएगा एक न्यूमेरिकल 101% आएगा, ऐसा आप अनुमान लगा के चल ले। और एक न्यूमेरिकल जो होगा वो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप से भी आ सकता है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इन सब से एक न्यूमेरिकल आएगा। अब आप बच्चे सोच रहे सर आपने बता दो बहुत दिए, नहीं देखिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक वजूद रखता है, हो सकता है न्यूमेरिकल कंपाउंड से आ जाए, हो सकता है न्यूमेरिकल टेलीस्कोप से आ जाए। टेलीस्कोप में भी रिफ्रैक्टिंग से आएगा, किससे आएगा रिफ्रैक्टिंग से। अच्छा इन्हीं पर ही इसी चैप्टर से ऑप्टिक्स से केस स्टडी क्वेश्चन आना 101% प्रोबेबिलिटी में माना जाता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये थोड़े ज्यादा नंबर के चैप्टर आते हैं अपने आप में, तो उन्हीं चैप्टर्स को लोग कमांड बनाने में लगे रहते हैं। सीबीएसई भी चाहती है, आज जो पेपर जो है इस बार का, लास्ट ईयर का भी पेपर देखा होगा, एक थ्योरी से काम चलने वाला नहीं बेटा, न्यूमेरिकल पोर्शन इतना बढ़ गया है जिसकी आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। जो बच्चे आज एक मॉडर्न तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं। क्या पहले ही नंबर आते थे कि 100 आउट ऑफ 100, अब भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं, बट अप्रोचिंग जो क्वेश्चन के पेपर की और उनके आंसर को अप्रोच करने की हमारी कैसी टेक्निक हमारे पास है, तो हम अच्छे से उसको अप्रोच करते हैं। और अगर आपने जो पेपर का जो मेथड है वो तो मॉडरेट है, आप सभी को पता है, तो इस बार भी मैं चाहता हूं कि जो लास्ट ईयर जो पेपर है उससे अच्छा पेपर हमारे को देखने को मिलेगा फिजिक्स का पेपर, जिससे बच्चों में क्या होगा एक हेल्थी डिस्कशन कंपटीशन इंक्रीज होगा फिजिक्स को लेके। चलिए देखते हैं लास्ट, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, मैंने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज द इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द फेसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म। इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म की बात आ रही है, यहां से सुनना, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म, ये मतलब बात अब प्रिज्म की कर रहा है, तो प्रिज्म क्या क्या कर सकता है, प्रिज्म के क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं, वो सारी बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए। डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म है। अब ये बात क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखिए, लैंग्वेज लिए पूरा, और आप उससे कैसे अपने रिजल्ट ओरिएंटेड करते हैं। चलिए, ट्रायंगल प्रिज्म ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, ट्रेस द पाथ ऑफ द रे पासिंग थ्रू द प्रिज्म, hence derive an expression for the refractive index of the material of the prism in terms of the angle minimum, deviation, refracting angle. Draw the graph of the variation of the angle of deviation, angle of deviation d या del m बोल देते हैं, no doubt, with angle of the incidence I, angle of incidence कौन है I लिखा हुआ है, for the monochromatic ray of light passing through a prism of refracting angle कितना है a, यानी कि आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करना है, म्यू इक्विवेलेंट sin a plus del m by 2 divided by sin a by 2, वो प्रिज्म आपको आना ही चाहिए। क्लियर है नहीं है, वो वाला क्वेश्चन आपको, जब एंगल लेस देन अगर आपके पास 5 डिग्री है तो क्या होता है डेल इक्वल म्यू a माइनस 1 या a म्यू माइनस 1 a इंटू म्यू माइनस 1 आता है। तो याद रखिए इस बात को भी। ड्रॉ द लेबल रे डायग्राम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन से की बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए बेटा ये 5 नंबर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो अबे आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की या तो वर्किंग या केसेस या डायग्राम, पूरा नहीं पूछेगा। ध्यान रखना इसमें एक पोर्शन सिर्फ आपके पास वेरी करेगा,
हो सकता है इट में भी आपके पास पूछ ले आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग पूछ ले, वर्किंग पूछ ले तो बेटा आपको ऑटोमेटिक ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऑब्वियसली है ये बात, तो वर्किंग आप जब ही कर पाएंगे। लेकिन काफी बार क्या होता है एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को फ्रेमिंग करता है कि बच्चे को वहां अप्रोच करनी पड़े। मान लो इस बार एग्जाम में आ जाए वर्किंग एनालिसिस और स्पेशल केसेस, तो 101% आपको डायग्राम आना ही चाहिए। अगर यहां हमने क्या किया है, ओनली लास्ट ईयर से लास्ट ईयर पूछा था सीबीएसई में, क्या आया था, ओनली डायग्राम आ गया, कोई बात नहीं, तो बच्चों को बड़ी मौज हो गई, वर्किंग तक जाना ही नहीं पड़ा, थ्योरी लिखना ही नहीं पड़ी, सिर्फ उसे डायग्राम को लेवलिंग कर दी और मार्क्स आ गए। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर पेपर जो बनाने वाला होता है बड़ा ट्रिकी होता है इंसान, वो पेपर को कैसे फ्रेम करता है, क्वेश्चन को कैसे डिजाइन करता है, वो वही जानता है। वो काफी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करता है कि बच्चे को पीछे के डाटा क्लियर होने चाहिए। तो आप भी अच्छे से तैयार रहना, इसकी स्पेशल केसेस जब भी कर पाएंगे हम जब हमें ये अच्छे से आते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, कंपाउंड लेवलिंग डायग्राम हो गया। उसके बाद कह रहे हैं हमारे पास कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोला मैंने? टोटल मैग्निफिकेशन बतानी किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। एक्सप्लेन, ये बात भी आप एक्सप्लेन करिए, व्हाई बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ ए लेंस माय कंपाउंड माइक्रोस्कोप मस्ट हैव द शॉर्ट फोकल लेंथ। ये भी आपको क्या करनी है? एक्सप्लेनेशन देना है। जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो केसेस से आंसर आ जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, गिव एसआई यूनिट। पावर ऑफ लेंस बताना है, उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। इफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर इज प्लेस इन द कॉन्टेक्ट coaxially with a concave lens of a focal length 20 centimeter, what is the power of the combination? ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया है और उसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। पावर ऑफ लेंस, कोएक्सियली की बात आ रही है, दोनों लेंसेज की बात कर रहे हैं, तो आप सोल्व कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना, जो हमने अभी नेक्स्ट डिजाइन कर रहे हैं, ड्रॉ द लेबल डे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसको आपको क्या बनाना है? उसका लेवल डे डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल एडजस्टमेंट। राइट टू बेसिक फीचर्स कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द टेलीस्कोप एंड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे कौन से दो डिफरेंस हैं जो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बता सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा डिफरेंस है। किसी में मिरर यूज होता है तो किसी में लेंस यूज होता है। किसकी मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होती है? स्मॉल ऑब्जेक्ट को, वो फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में आते हैं। ऑब्वियसली आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं ना, आप कैसी करेंगे? टेलीस्कोप में भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, ऑब्वियसली बता सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ इसको डिजाइन नहीं कर सकते। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज द टू लेंसेज, पावर 10 डायोप्टर एंड द 1 डायोप्टर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द नॉर्मल एडजस्टमेंट? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसका दूसरा नाम क्या है पूछा जा सकता है। आप याद रखिए, एक तो देखिए टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप के कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। एक होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जिसको कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये आ गया नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया जिसकी बात कर रहा था अभी अभी आपके साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेबल रे डायग्राम ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। आ गया ना रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। मेंशन इट्स टू एडवांटेज ऑफ द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। मैंने अभी भी बोला था कि आपको दो डिफरेंस पता होने चाहिए। आपसे अगर कोई सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी डिफरेंस पूछता है तब भी आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिंग या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछता है तब भी आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लेन वेव फ्रंट अप्रोच। अब हम बात कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में आ गए। किसमें आ गए? क्वेश्चन नंबर 10 से हमने अप्रोच कर दिया किसको? वेव ऑप्टिक्स को टच कर दिया। किसको अप्रोच कर दिया? वेव ऑप्टिक्स को। ए प्लेन वेव फ्रंट अप्रोच ए प्लेन सरफेस
separating between two media if the one medium is optically denser and two is a optically rare. Using Huygens principle, explain the how show the refracted wavefront is the constructed, यानी कि वेरीफाई करिए स्नेल्स लॉ को। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं हमारे पास दो हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन प्रिंसिपल। बेटा 101% एवरी ईयर, ठीक है ना, ऑलवेज याद रखिए, हर साल आता है 101%। आप लगा लीजिए इसको, इस वाले क्वेश्चन को। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि हमें फिजिक्स में पास होना है, हमें तो क्वेश्चन एक सिलेक्टेड पोर्शन चाहिए, तो उनके लिए भी यहां से सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं कि ये इन दोनों में से एक तो पोर्शन आएगा, ये 101% है ये आपके लिए। तो ये आपके 3 मार्क्स यानी कि सेक्शन सी से आपके पास है आएगा, तो आप लगा दीजिए इस क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, चलिए, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ द कोहेरेंट सोर्स फिनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट। देखिए अब मैं बताता हूं कोहेरेंट सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, एक नंबर की डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ, जिनमें फेज डिफरेंट टाइम के साथ चेंज नहीं होता, कोहेरेंट सोर्स। नॉन कोहेरेंट जिनमें चेंज होता है ऑब्वियसली, ठीक है। इसके बाद अब आएंगे इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन भी हमारे पास श्योर है, यहां से हमें फ्रिंज विड्थ का जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए आना श्योर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट द इंपोर्टेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स ऑफ इन फिनोमेना ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हो गया, कोई बात नहीं, बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न obtain the condition for constructive and destructive interference, hence deduce the expression for the fringe width. What do you mean by interference of light? Explain its mathematical analysis or resultant equation, amplitude, intensity, types of interference, constructive, destructive, obtain its path difference, phase difference, ratio of intensity, ratio amplitudes आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा। 5 मार्क्स यहां से क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का सेक्शन सी से हमने बता दिया आपको, जो कहां से आएगा, यूजिंग हाइगेन प्रिंसिपल आपको यूज करवा के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हाउ डज द फ्रिंज विड्थ गेट अफेक्टेड इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंटल apparatus of young is the immerse in the water। ठीक है ना, अगर हाँ ये फ्रिंज विड्थ में हम पढ़ते हैं मीडियम का इफेक्ट ऑफ मीडियम, ठीक है ना। इफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज इमर्ज इन द वाटर इन द मीडियम लिक्विड, वाटर लिक्विड जो भी है आपके मीडियम का इफेक्ट, वहां से इसको आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, फ्रिंज विड्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, state Huygens principle, using this principle explain how a diffraction pattern is obtained on a screen due to a narrow slit on which a narrow beam coming from a monochromatic source of light is incident normally। Huygens principle आपको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या करना है, बताना बेटा। इसमें सिंपल सी बात है, क्या कौन सा पैटर्न बताना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आपको डिस्कस करना है। चलिए आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं इसको, शो दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज विद द हाफ ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। कौन सी है, सेंट्रल फ्रिंज के साथ इसका रिलेशन बताना। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही पार्ट है, स्पेशल केस यानी फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, वो वहां से आप इसको कैलकुलेट करके लेके आ सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमा की जहां बात करते हैं, और रियलिटी तो यही है कि हम बात करते आ रहे हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन एक दूसरे क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आता है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहां से भी बेटा देखो, अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, या ये जो चैप्टर है ये दोनों, एक तो हमारे पास हो गया रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये अपने आप में एक ऑप्टिक्स बोल के एक यूनिट अलग रहती है। ये जो हमारे पास ड्यूल नेचर रेडिएशन ऑफ मैटर, एटम और न्यूक्लियस मॉडर्न में काउंट हो जाते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में, तो आप इनको भी क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये चैप्टर तो देखो बिल्कुल थ्योरेटिकली बेस्ड है,
थोड़े बहुत एक न्यूमेरिकल या डेरिवेशन हल्के पार्ट होते हैं। सेमीकंडक्टर तो बहुत एक लाइट पार्ट होता है जहां से बच्चे के 4 मार्क्स इजीली आ ही जाते हैं, तो वो 7 मार्क्स का है। लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, देखते हैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग। 100% यहां से क्वेश्चन आएंगे, आज भी मैं बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, डिफाइन द टर्म्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द स्टडी ऑफ द फोटो इमिशन। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ये आपको पता होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन मैक्सिमम फॉर विच मेटल, मिनिमम फॉर विच मेटल पता होना चाहिए। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वहां से हमारे पास 101% न्यूमेरिकल रहता है, 101%। तो आप उसको तैयार करिए बहुत अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, ये आपको आने चाहिए। एक्सप्लेन ब्रीफली द रीजन व्हाई द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट is not able to explain the observed feature of the photoelectric effect। बेटा वेव थ्योरी है वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, या वेव थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक के इफेक्ट को क्यों नहीं कर पाई थी, ये भी बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के उल्टे बोलते हैं हमेशा। तो अगर वेव थ्योरी जहां एप्लीकेबल होती है वहां फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है, आप ये ध्यान रखिए इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आइंस्टाइन photoelectric equation state clearly how is the equation is the obtained using photon feature of the electromagnetic radiation, write the three silent, next question the beta sorry, write the three silent feature obtained the photoelectric effect which can be explained the using this equation। देखिए ऐसे कौन कौन से फीचर्स दोस्तों फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए एक्सप्लेन करने के लिए एप्लीकेबल हुए, तुम्हें इक्वेशन को बतानी है। हाँ इसमें क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, वो मुझे सडनली याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। क्या करनी आनी चाहिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, याद रखिए आप इस बात को। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, ड्यूट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। बेटा यहां से एक रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, किसका क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो का क्वेश्चन आ सकता है। किसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या होती है, आपसे पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिए इस क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट आता है हमारे पास चैप्टर आता है एटम। क्या आता है, एटम। एटम है क्या, एटम से रिलेटेड हम बात करेंगे अभी। एटम वाले चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिए पहले आप जब भी पढ़ते हैं तो एटम के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एटम है क्या, एटम में कौन कौन से सब टॉपिक है। ऐसे में थॉमसन मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया। बोर मॉडल की हेल्प से हम क्या करते हैं, रेडियस है, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, ये सब कैलकुलेट करते हैं। करते नहीं करते, टोटल एनर्जी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं और एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या पढ़ते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम यूज में लेकर उसका बोर का सेकंड मॉडल का हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ये इतना ही है, सिर्फ और सिर्फ इतना छोटा सा पोर्शन, और जहां लगभग 3 मार्क्स से क्वेश्चन देखे जाते हैं एटम। क्लियर है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहले, अब ये अगर सब टॉपिक आपको पता है, क्वेश्चन की डिजाइन आपकी समझ में आ रही है, ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। अगर आपके माइंड में अगर आपके पास अच्छे विचार, दृढ़ संकल्प अगर आपके पास है, तो आपके सामने कामयाबी को झुकना पड़ता है। आप अगर लगे रहे, हो सकता है आपको विरोध करने वाले आपके जो कलीग्स हैं आपका विरोध करें, लेकिन आपको डरना नहीं उन चीजों से। आपको अपने रास्तों पर, आपकी मंजिल पर आपको अड़े रहना है, लगे रहना है, और आपका ये दृढ़ निश्चय आपको सफलता की ओर लेके जाता है। चलिए देखते हैं, using the postulates of the Bohr model of hydrogen atom obtain an expression for the frequency of the radiation emitted when the atom make transition from the higher energy state with the quantum number in ni का मतलब initial number, ni का मतलब क्या है, initial number to the lower energy state with the quantum number nf। quantum number nf का मतलब होता है फाइनल नंबर। कौन सा मतलब होता है, फाइनल नंबर। बोर मॉडल को आपको यूज करना है, ऑप्टेन फ्रीक्वेंसी के लिए आपको इक्वेशन बतानी है, क्वांटम नंबर यूज करने हैं, ऑब्वियसली होगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द रेडियस, स्पीड और टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। एटम के अंदर हम सबसे पहले ये बात दिमाग में ठान ले कि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ
हाइड्रोजन एटम की बात करनी है। दिस चैप्टर इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है उसके लिए ही ये चैप्टर बना है। ना हम इस चैप्टर से हीलियम की बात कर पाएंगे, ना ही हम इस चैप्टर में लिथियम की बात कर पाएंगे। कोई बोलता है He+, अरे बेटा वो वही बात हो गई। Li++ कर दिया, अरे वो वही बात हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यूजिंग द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। द सेकंड पोस्टुलेट द बोर मॉडल, मैंने अभी भी बात की थी, वही क्वेश्चन आ गया। ये तो वही क्वेश्चन है और वही टॉपिक है, सीधा सीधा बोल रहा है, ऐसे ही बोलेगा आपके पास, ऐसे ही पत्ते आएंगे आपके पास और उन्हीं को क्या करना, हमें कैच करके उनको आंसर को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ होती है, कंप्लीट होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डबल होती है। किसकी, टोटल एनर्जी की, ऑब्वियसली दे रखी है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ ए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द गाइगर मार्टन एक्सपेरिमेंट। अब गाइगर मार्टन एक्सपेरिमेंट की जब भी बात आती है तो समझ जाना अल्फा एक्सपेरिमेंट किसके लिए आया था, रदरफोर्ड का था। किसका था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ये बात भी आप अच्छे से माइंड के अंदर बैठा लेना, इस बात को आप भूल मत जाना। नेक्स्ट देखिए, इसी के साथ हम बात कर रहे थे, ड्रॉ द सिस्टमैटिक arrangement of the Geiger-Martin experiment for a stating alpha particle scattering by the thin foil of the gold. Describe briefly by the drawing trajectories of the scattered alpha particle how this study can be used to estimate the size of the nucleus. ट्रेजेक्ट्री का पाथ बताना है और वहां से इसका ग्राफ बना के आपको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा हमारे पास, न्यूक्लियाई। क्या आता है, न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से हम सोल्व करते हैं। अब से सबसे न्यूक्लियाई तो बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा। न्यूक्लियाई में क्या क्या सब टॉपिक्स है मैं भी साथ साथ बताता हूँ। न्यूक्लियाई में सबसे पहले हमें न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ना होता है, उसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हम आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोमर्स, आइसोटॉन्स, मिरर न्यूक्लियस पढ़ते हैं, साइज ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं। फिर हम एएमयू पढ़ते हैं, एएमयू में मास का आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन पढ़ते हैं। और हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी आती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आती है और न्यूक्लियर फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स के ग्राफ के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा देना। मैं आज ही भी कह के जा रहा हूं, मेरे स्टूडियो में कह के जा रहा हूं आपको कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो वाला चैप्टर इस चैप्टर का क्या है, हार्ट है। वहां से क्वेश्चन आएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन से क्वेश्चन आए या ना आए, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो आप इस बात को गांठ बांध लेना आज ही, ये यहां से क्वेश्चन हमें तैयार करना है। अब देखिए आप सबसे पहले तो क्वेश्चन बोलता है, क्या बोला, ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर न्यूक्लियर फंक्शन, देयर सेपरेशन, मार्क द रीजंस वेयर द न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, एनी टू फीचर्स ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव कब है, रिपल्सिव कब है, कितनी डिस्टेंस होने के बाद रिपल्सिव हो जाता है, वो उसका ग्राफ का वेरिएशन के साथ बताना है हमें पोटेंशियल एनर्जी का, जो हम ऐसा बनाते हैं। अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, वो वाला ग्राफ, उसकी वैल्यू बतानी है, वो आपको बताना है। और ये किस पे डिपेंड करता नहीं करता, न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स है या नहीं है, स्पिन पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, आपको मैं हिंट देके बता रहा हूं, आपको बतानी है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, डिफाइन द एएमयू। अभी भी बोला था मैंने एएमयू, व्हाट इज द एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। मास इक्विवेलेंट एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये आपको आना चाहिए। रेट साइज ऑफ न्यूक्लियस भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग किया है, वो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन as a function of a mass, number of a large number of nuclei to
is less than A मतलब एटॉमिक मास नंबर, और A is less than 240, इसके बीच की बात कर रहा है. How do you explain the constancy of the binding energy per nucleon in the range 30 is 170 using the property that nuclear force is short range? कौन सा फोर्स बात कर रहा है? शॉर्ट रेंज की बात कर रहा है. ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स ही होता है. इसमें अब आपको बाइंडिंग एनर्जी के, देखिए मैं आपको हिंट देके बता रहा हूं. जब आप एटॉमिक मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के साथ आप क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं कुछ इस तरह से. आपके पास क्या आते हैं, कुछ ग्राफ आता है. वो किसके लिए मैक्सिमम होता है, कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है, वो आपको पता होना चाहिए. एटॉमिक मास नंबर ले लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, जो फेरिक और निकल के लिए मैक्सिमम होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, कौन से कब कितने के लिए स्टेबल होते हैं, कब अनस्टेबल होते हैं, वो बता दिए. 2 या 3 फीचर बताइए, डायग्राम बनाइए. 3 नंबर के आपके पास यहाँ का टारगेट का काम पूरा है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. 4 यूजिंग द कर्व ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ mass number A, state clearly how the release in the energy in the process of nuclear fission and nuclear fusion can be explained. आपको एक्सप्लेन करनी है. जब न्यूक्लियर फ्यूजन में जब किसी यूरेनियम 235 बम्बार्ड करते हैं तो उससे जब जो हमारे पास जो एलिमेंट रिलीज होते हैं उनके एटॉमिक मास नंबर पे कितना इफेक्ट होता है, जो आपको बताना है. फ्यूजन का मतलब मैं हिंट दे रहा हूं, टूटना. फ्यूजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना. हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी तो रिलीज होगा, दोनों प्रोसेस में होगा, नीड है दोनों में. जब 2 और मोर देन 2 स्मॉल न्यूक्लियाई आर कंबाइंड देन फॉर्म्ड ए हेवी न्यूक्लियाई पार्टिकल. अगर वो 2 स्मॉल स्मॉल पार्टिकल हमने ले लिए और फॉर्म्ड होकर एक हेवी न्यूक्लियाई पार्टिकल को बना रहे हैं, तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा. फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना. और एक हैवी न्यूक्लियाई पार्टिकल है वो स्प्लिट हो जाए 2 और मोर देन 2 स्मॉल न्यूक्लियाई पार्टिकल में, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन. क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ड्रॉ ए प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इन द पेयर ऑफ द न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन. राइट 2 इंपॉर्टेंस conclusion which you can draw regarding the nature of the nuclear force. अब आपको दोबारा नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स आ गया. अब आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. What characteristics property of the nuclear force explain the constituents of the binding energy per nucleon in the range of the mass A is 30 is less than A is less than 170 के बीच में, और न्यूक्लियर डेंसिटी. ठीक है, वाइड रेंज ऑफ न्यूक्लियर कांस्टेंट द इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर A. फिर आपसे ये भी पूछ सकता है, प्रूव दैट जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होती है, कांस्टेंट होती है. प्रूव करवा सकता है आपसे. क्या करवा सकता है, प्रूव करवा सकता है. आपको पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर, जिसमें हम आ जाते हैं. सेमीकंडक्टर में सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा एनर्जी बैंड थ्योरी. इन सॉलिड्स हम पढ़ते हैं. ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी बैंड पढ़ते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप मटेरियल के जो टाइप्स पढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, इंसुलेटर, ये टाइप्स भी पढ़ते हैं. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं. और ऑन द बेसिस ऑफ इंप्योरिटी मिलाने के बाद वो भी पढ़ते हैं, पी टाइप और एन टाइप. फिर हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ते हैं. फिर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ते हैं. ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ते हैं. फिर हम रेक्टिफिकेशन पढ़ते हैं, रेक्टिफायर पढ़ते हैं, जिसमें हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर हमारे सिलेबस में होता है. ब्रिज वेव रेक्टिफायर सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है. और फिर बीएससी में यहीं तक है. जो बच्चे आरबीसी में तैयारी करते हैं उनके लिए ट्रांजिस्टर लॉजिक गेट्स भी ऐड हो जाते हैं. और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, नेम द इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए पीएन जंक्शन. देखिए मैंने अभी भी बोला था आपको पीएन जंक्शन पढ़ते हैं, तो पीएन जंक्शन से क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास. पीएन जंक्शन एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल डायग्राम हाउ ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड. कैसे पीएन जंक्शन को बनाया जाता है, उसकी फॉर्मेशन बनानी है आपको. डिफाइन द टर्म ऑफ ए बैरियर पोटेंशियल. बैरियर का मतलब रोकना, जाने नहीं देना.
तो क्या होता है बैरियर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन लेयर। जब इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो p से होल्स है वांट्स टू डिफ्यूज n साइड, n में कौन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वांट्स टू डिफ्यूज फ्रॉम n टू p, उनकी जो फॉर्मेशन जो एक लेयर जो जनरेट होती है डिप्लीशन लेयर, उसकी बात हो रही है यहाँ। एंड द बैरियर पोटेंशियल इन a pn जंक्शन with the help of a label circuit diagram explain the use of a pn junction diode as a full wave rectifier। किसकी बात हो गई, full wave rectifier। draw the input and output wave diagram। आपको फुल वेव रेक्टिफायर भी यहां से एक्सप्लेन करके उसके इनपुट और आउटपुट के डायग्राम बनाने हैं। वेव का ही है, एक बॉक्स में दो डायोड होते हैं, जब D1 जो फॉरवर्ड है तो D2 रिवर्स है, जब D2 फॉरवर्ड है तो D1 क्या है रिवर्स है। बात क्लिक हो गई शायद यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आपको सर्किट डायग्राम बात हो रही है पीएन जंक्शन डायोड के लिए, जिसमें बात करते हैं फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए। हाउ आर दीज सर्किट यूज्ड टू स्टडी ऑफ द VI characteristics of the silicon diode, draw the typical VI characteristics। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, VI ग्राफ बनाना है। फॉरवर्ड में कैसा आता है हमारे पास, फॉरवर्ड का तो ये रहता है ऐसा, और रिवर्स के लिए कुछ इस तरह से आता है। आपको बता देना, मैंने हिंट दे दिया आपको। एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट हाउ पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए उसमें एक डायोड यूज होता है हाफ में, और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं डायोड कैसी होता है। डायोड एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है जो एक बार में एक ही साइड में क्या करती है, काम करती है। आप इसको भी अच्छे से काम कर बता सकते हैं। और हाफ और फुल में ये नहीं कहा जा सकता कि इस चैप्टर से ही आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं इस टॉपिक से आ जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये है तो इसी चैप्टर में ही। बट मैं आपको कहना चाह रहा हूं ये जरूरी नहीं लास्ट ईयर फुल पूछा हो, इसी साल भी इस ईयर भी क्या कर ले आपसे फुल का क्वेश्चन दे सकते हैं, आपसे ऑब्वियसली दे सकते हैं, क्योंकि दोनों टॉपिक में ये कहा नहीं जा सकता ये आ गया तो ये आएगा ही नहीं, आ सकता है, रिपीट हो सकता है, चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब ब्रीफली यूजिंग द नेसेसरी सर्किट डायग्राम 3 बेसिस प्रोजेक्ट टेक द जनरेट द ईएमएफ सोलर सेल। अब ये हमारे पास नहीं है, ओनली आपको सिर्फ पीएन जंक्शन डायोड और जेनेट डायोड से ही बस यहां तक क्वेश्चन आएगा। सोलर सेल आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि पहले यूजेस पूछ लेते थे लेकिन अभी यहां से रिमूव है। लेकिन जब मैं आपको डायोड जब दे दिया ना तो उसके सब टॉपिक पूछे जा सकते हैं, उसमें उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स, जो मैं आपको बता चुका हूं, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, ये हमारा डिस्कशन हो चुका है, यहां भी हो चुका है। हाँ देखिए ये सब आपके पास हमने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूल नेचर रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर से हमने क्या कर लिए, क्वेश्चन लगा लिए। अच्छा इस सेमीकंडक्टर में एक टाइप का जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम फॉर्म करते हैं, डोनर इंप्योरिटी एक्सेप्टर इंप्योरिटी में कौन है, आपसे कोई भी एलिमेंट जब मिक्स कर दे तब आपको याद रखना है, जब बात कर रहा है पी टाइप की, जब बात कर रहा है एन टाइप की, पी में पेंटा नहीं जाएगी, पी में पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी नहीं जाएंगी, और एन में जब जाएंगे तो हम एन में ट्राई जाएगी या नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पी की बात करेंगे जब तो कौन जाएंगे हम, ट्राई, और जब एन की बात करें जब हम क्या जाएंगे, पेंटा। तो देखिए जिनमें 5 है बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, 4, तो एन टाइप के जो होते हैं वो कौन होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं। पी में क्या होता है, ट्राई, बॉन्ड बनाने के लिए कितने चाहिए, 4, एक इसको लेना पड़ता है, वो कौन होता है, होल। तो दोस्तों लगे रहिए एक जोश और जुनून के साथ, और इस क्वेश्चन की जो सीरीज है इसको जितनी हमने मेहनत करा के आपको दी है उसमें आप जान डाल दीजिए। जब एग्जाम की आप देने के लिए जाएंगे उस टाइम पेपर को आप जब देखेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसी फ्रेमिंग पे ऊपर मिलेंगे, इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे। जैसे ही पेपर आएगा हम आपके पास लाइव आके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों लगे रहिए, थैंक यू।